हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी का वीडियो के लिए यूके ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है, जिसमें हम लोगों की ये 3rd क्लास है थ्योरी की। हम लोग एक दिन थ्योरी करते हैं और एक दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारी थ्योरी की ये 3rd क्लास है। इसमें हम लोग जौनसारी भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि जौनसारी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से ये आई, इसके बारे में सारा कुछ, इसका लिपि क्या है, इसके बारे में सारा, कहाँ ये बोली जाती है, इसका इतिहास क्या है, इसके सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 क्लासों में हम लोग कुमाऊनी भाषा भी डिस्कस कर चुके हैं। देवनागरी लिपि के बारे में हम पूरी पढ़ा हमने, उसके हमने कुमाऊनी भाषा भी पढ़ी, गढ़वाली भाषा भी पढ़ी। अब हमारी ये 3rd क्लास में इसमें हम जौनसारी भाषा पढ़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है वीडियो के, जो हमारा सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट में है हमारा जौनसारी भाषा। देखो, जौनसारी भाषा का जो उद्गम है, एक मिनट, जौनसारी भाषा का उद्गम और इतिहास। जौनसारी भाषा जो है ये इंडो आयरन परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? इंडो आयरन परिवार की भाषा है। जौनसारी इंडो आयरन भाषा परिवार का हिस्सा है, जो हिंदी आर्य भाषाओं के समूह में आता है। किसके समूह में आता है? हिंदी आर्य भाषाओं के समूह में यह आपका आता है। यह उसी परिवार से संबंधित है जिससे आपका हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली और पंजाबी जैसी भाषाएं आती हैं। जिससे आपकी कुमाऊनी भाषा है, जिस परिवार से आपकी गढ़वाली भाषा है, हिंदी भाषा है और पंजाबी भाषा है, उसी से आपकी जौनसारी भाषा है। हिंदी और संस्कृत का प्रभाव कितना है आपका जौनसारी भाषा पे? देखो, जौनसारी भाषा में हिंदी और संस्कृत के शब्दों का काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। मतलब हिंदी और जो संस्कृत है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपका जौनसारी भाषा पे मिलता है। यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके हिंदी के हैं और संस्कृत के हैं। हालांकि ये अपनी मूल संरचना में हिंदी से अलग है। यदि इसकी मूल संरचना देखी जाए तो ये अपनी हिंदी से अलग है। और इनमें कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे होते हैं जो स्थानीयता से जुड़े होते हैं। स्थानीयता से जुड़े होते हैं मतलब वहाँ की स्थानीय भाषा से इसके मुहावरे जुड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के मुहावरे अलग होते हैं, आपके जौनसारी के मुहावरे जो हैं आपके अलग होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जौनसारी बाबर क्षेत्र। क्या आता है नेक्स्ट आपका? जौनसारी बाबर क्षेत्र। इसमें क्या है? जौनसारी भाषा का नाम जौनसारी बाबर क्षेत्र से लिया गया है। आपका क्वेश्चन अगर बनता है कि जौनसारी भाषा का नाम कहाँ से लिया गया है, तो जौनसारी भाषा का जो नाम है आपका बच्चों, जौनसारी बाबर क्षेत्र से लिया गया है, जो उत्तरकाशी जिले के एक प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र का नाम है। कौन से जिले के? उत्तरकाशी जिले के। यहाँ के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं और यह क्षेत्र जौनसारी संस्कृत और भाषा का केंद्र है। और यह क्षेत्र जो आपका उत्तरकाशी जिले का क्षेत्र है, वह आपका जौनसारी संस्कृति, जो जौनसारी भाषा की, मतलब जौनसारी लोगों की अपनी संस्कृति और भाषा का केंद्र है। जौनसारी भाषा का केंद्र क्या है? उत्तरकाशी जिले, ठीक है ना। उत्तरकाशी जिले का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जौनसार बाबर क्षेत्र, ठीक है ना। भाषाई मिश्रण में क्या है? जौनसारी भाषा में स्थानीय जौनसारी समुदाय की सांस्कृतिक और इतिहास का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपका आगे क्या आता है? यह भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा से कुछ हद तक मिलती जुलती है। कहने का मतलब यह है कि जो बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो कुछ प्रभाव इस पर गढ़वाली का है और कुछ प्रभाव आपका इस पर कुमाऊनी का है। तो कुछ हद तक देखा जाए तो उनसे मिलती जुलती आपकी ये भाषा है। लेकिन इसके उच्चारण और शब्दावली में कुछ विशिष्टताएं हैं जो इसे अलग बनाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हमारे उच्चारण जब हम उसे बोलते हैं तो कुछ उच्चारण और कुछ वर्ड हमारे ऐसे हैं जो इसे गढ़वाली और कुमाऊनी से अलग कर देते हैं। निष्कर्ष क्या निकला इसका? आपका क्वेश्चन जो बनेगा नॉर्मली आपका एक तो ये बन सकता है कि आपकी जो जौनसारी भाषा है, इसका उद्गम किस परिवार से हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडो आयरन परिवार से। और यह मुख्य रूप कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड के गढ़वाली क्षेत्र में बोली जाती है। देहरादून साइड में आपकी ये भाषा बोली जाती है। यह भाषा अपनी स्थानीयता और सांस्कृतिक धरोहर के साथ एक महत्वपूर्ण अस्तित्व आपका रखती है। यह भाषा मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी, ऋषिकेश और उसके आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। देहरादून साइड में ही आपकी ये भाषा बोली जाती है। अब इसकी हम शब्दावली देख लेते हैं। दूध, क्या हो गया? दूध। बाबा, पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा। अम्मा को
माता, माया मतलब प्रेम, आलम स्थिति या कोई अवस्था हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आलम बोलते हैं। नोला, नोला बोलते हैं जल का स्रोत या झरना जो होता है उसे हम नोला बोलते हैं। खाता बोलते हैं हम लोग खेत को, जो ये हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं खेत, उसे ये लोग बोलते हैं खाता। ठीक है। ढूला, ढूला मतलब बड़ा, जो किसी से बड़ा होगा उसे ढूला बोलते हैं। लूटा मतलब झपकी लेना, जैसे कभी कभी झपकी आती है तो उसे बोलते हैं लूटा, लुट्टा। ठान बोलते हैं घर या बस्ती, घर या बस्ती को ठान बोलते हैं। शांगी, शांगी मतलब दोस्त आपका। रातू, रातू बोलते हैं रात को। सूरी, सूरज को बोलते हैं। पानी को पानी ही बोलते हैं। मल्ली मतलब छोटा। थाल मतलब बर्तन खाने का, जैसे थाली बोलते हैं ना हम लोग, थाली, उसे बोलते हैं थाल। छाव, छाव। कुएं को कुआं। ठीक है। गुड़ को चुड़वा, पहाड़ी घास होती है उसे चुड़वा कहा जाता है। कड़ी, कड़ी मतलब गहरी। उत्थान का मतलब उन्नति, किस चीज़ को, उन्नति, उत्थान। टाका मतलब पीठ। अल्मोड़ा एक प्रमुख नगर है आपका कुमाऊं का। सीधी मतलब सम्मान। पोषा क्या होता है, धान। खेत की फसल जो होती है उसे क्या कहते हैं, पोषा कहते हैं। कुंभ हो गया आपका मटका, जो मटका घड़ा बोलते हैं उसे बोलते हैं ये लोग कुंभ। झोला, झोला बोलते हैं बैग नहीं होता थैला, उसे झोला बोलते हैं। बद्दा, बद्दा मतलब जो बुरा हो, जो हमें पसंद ना आए उसे बोलेंगे बद्दा। और चूल्हे को बोलते हैं गुम्मा। और चूहा मूस। आराम को रंझो। और बगीचे को बोला जाता है बारी। जागना मतलब जागो, जागो मतलब जागना, चढ़ाई। पहाड़ के चढ़ने को बोलते हैं चढ़ाई। और इसमें रिश्ते नाते जैसे कौन कौन से हैं, ये आपके जो इधर हैं ये आपके जौनसारी हैं, ये आपके हिंदी हैं, ये आपके जौनसारी हैं और ये आपके हिंदी हैं। जौनसारी में आपका अम्मा, अम्मा, माँ को क्या बोलते हैं, अम्मा। पिता को बाबा, भाई को भैया, बहन को बहन ही बोलते हैं ये लोग भी। दादी मतलब जो पिता की माँ हुई, दादी ही बोलते हैं। नानी मतलब हमारी जो माँ की माँ होती है। फिर दादा पिता का पिता, नाना माँ का पिता, चाचा पिता का भाई, चाची चाचा की पत्नी, मामा माँ का भाई, मामी मामा की पत्नी, ताऊ पिता का बड़ा भाई, ताई ताऊ की पत्नी, साला बहन का पति, साला, साली भाई की बहन। ठीक है ना, मतलब भाई बोलते हैं ये जिया जी को। ठीक है ना। जैसे कोई साली। देवर पति का छोटा भाई, ननंद पति की बहन, जिठानी पति के बड़े भाई की पत्नी, जंबा पोता, पोता जो होता है दादी नानी का पोता जो होता है, जैसे बेटे का बेटा उसे जंबा बोलते हैं। जामड़ी पोती। काका चाचा या पिता का भाई, काकी काका की पत्नी। समाल बोलते हैं मामा को, माँ का भाई जो होगा, जैसे आपके मम्मी का जो भाई होगा उसे सिमाल बोलते हैं, स्माल। बूहू, बूहू बोलते हैं बहू को। और पिंड, पिंड पोता और पोती को जाबड़ा और जाबड़ी और जाबा भी बोलते हैं और पिंड भी बोलते हैं। सुरा बोलते हैं ससुर जी को, सुराजी सास को। भोटा बोलते हैं भतीजे को, भतीजा मतलब पिता के भाई का बेटा। पूती बोलते हैं भतीजी को, जैसे जो आपके पापा हैं उनके भाई का जो बेटा हुआ उन्हें। गाजर, गाजर बोलते हैं सास का भाई। और इसमें कुछ लोकोक्तियाँ हैं, जैसे एक लोकोक्ति क्या है आपकी, बड़ी बूढ़ कुल गाढ़नी जू, छोटी बूढ़ ढेली लागे। मतलब इसका क्या हुआ, बड़ी कठिनाई से बचने के लिए कभी छोटी समस्या का समाधान भी कर लेना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी लोकोक्ति क्या है आपकी, दूसरी है बिना पंख के उड़ान कड़ी। मतलब बिना संसाधन के सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। बिना पंख के, जैसे कहने का मतलब ये है कि बिना पंख के पंछी उड़ान नहीं भर सकता, ऐसे ही बिना किसी संसाधन के सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। फिर है नाचते नाजो और बजाते बाजा कमाई नहीं बढ़ी। ठीक, कि जब तक मेहनत सही दिशा में नहीं होती तब तक सफलता नहीं मिलती, केवल दिखावे से काम नहीं चलता। कहने का मतलब है नाचते नाच, कि नाचते रहो बजाते रहो कमाई नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब कोई भी मेहनत, आप लोग पढ़ाई ही कर रहे हो ना, मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हो, जब तक उसे सही दिशा नहीं मिलेगी, जब तक आप उसे क्या चीज़ खाली पढ़ते जा रहे हो लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो इससे आप लोगों को सफलता नहीं मिलती। सही दिशा में नहीं होती तब तक सफलता नहीं मिलती।
खाली दिखावा करने से काम नहीं चलता कि आपने किताब ली और बैठे हो आराम से घंटों घंटों काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। कुदरत के हाथ सबको आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जीवन में अच्छे बुरे दोनों पहलू आते हैं और हर किसी को किसी न किसी समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि जीवन है हमारा, इसमें अच्छे समय भी आएगा और हमारा बुरे समय भी आएगा। जीवन के किसी ना किसी को, हर किसी को किसी ना किसी मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी ना किसी समय किसी न किसी कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ता है। चमक दिखा उड़ा बादल हो गया है, इसका अर्थ है जो बिना किसी किए केवल दिखावा करता है, यह सत्य की पहचान और शुद्धता की ओर संकेत करती है। नाभ काटा और ओढ़ कर चलो, नाभ काटा है तो ओढ़ कर चलो, यह उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी को अपनी कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर आपका क्या आया, गाड़ी के बिन सवारी को खोजो, मतलब वास्तविकता से अधिक कुछ भी नहीं चाहिए, जो वास्तविकता है उसको पे ध्यान दो, उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मिलन के बाद रास्ता सीधा होगा, अच्छे परिणाम पाने के लिए सही मार्ग पर चलना जरूरी है और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। आज आपका 2 घंटे बैठ के पढ़ना आपको गलत लग रहा होगा कि हाँ मुझे बैठना है पढ़ना है, लेकिन संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलेगी और आप लोग वीडियो बनोगे। जोबन बांधो उड़ान दूर होगी, अगर आपने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया तो आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने में सफलता मिलेगी। ठीक है ना। जोबन बांधो उड़ान दूर होगी, जोबन बांधो मतलब अपने आप पर आत्मविश्वास को मजबूत रखो, अपना विश्वास रखो। कोई कुछ भी कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना जो विश्वास है उसे मजबूत रखो, लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। चांद पर राह तो सबको दिखती है, लेकिन चांद तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। मतलब हर कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है, लेकिन जो कठिन कार्य होता है उन्हें पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आपके इसके साहित्यकार और इसकी रचनाएं आई कि कौन कौन से इसके प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी कौन कौन सी आपकी बच्चों रचनाएं हैं। जैसे आपके चंद्रमोहन सैनी हैं, उन एक प्रमुख जौनसारी साहित्यकार हैं। इनकी जो रचनाएं हैं लोक जीवन, प्राकृति, जौनसारी समाज की परंपराओं के बारे में है। इन्होंने जो लोक जीवन पे बताया, प्रकृति के बारे में बताया और जौनसारी समाज की जो हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनकी, जौनसारी लोक कविता है। यह रचना जौनसारी लोकगीतों और कविता की संकलन है जिससे क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया गया है। दूसरा आपका जौनसारी गीत, इसमें जौनसारी संस्कृति, पर्वों और लोक जीवन से जुड़े गीतों का संग्रह किया गया है। दूसरे आपके आते हैं लक्ष्मी नारायण जोशी, पहले राइटर थे आपके, अब दूसरे आए लक्ष्मी नारायण जोशी। ये भी कौन है, जौनसारी साहित्यकार है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है जौनसारी लोक काव्य है। गढ़वाली जौनसारी साहित्य का श्रृंगार परंपरा, ये भी इनकी है। इनकी आपकी लक्ष्मी नारायण जोशी जी की दूसरी रचना है गढ़वाली जौनसारी साहित्य की श्रृंगारी परंपरा। इसमें क्या कहा है उन्होंने, जो श्रृंगारी परंपरा है उसको विस्तार से समझाया है। आपके लक्ष्मी नारायण जोशी के बाद तीसरे कौन आए, हरिदत्त पंत। ये वे साहित्यकार थे, ये आपके कवि और लेखक हैं। ठीक है, कवि और लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचना है उत्तराखंडी लोकगीत। ठीक है। फिर आपका है दीपक रावत। दीपक रावत जौनसारी भाषा के युवा साहित्यकार हैं जिन्होंने आधुनिक जौनसारी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी जो प्रमुख रचना है जौनसारी काव्य रचना, जौनसारी कहानी संग्रह। आपके तीसरे राइटर कौन आए, बलराम सैनी। ये भी आपके कवि और लेखक हैं। ठीक है ना, जिन्होंने जौनसारी भाषा को साहित्यिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। इनकी प्रमुख रचनाएं जौनसारी गीतिका, लोक काव्य और उनका समाज पर प्रभाव। जो हमारे लोक काव्य हैं उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी संरचनाएं, उनकी परंपराओं का अध्ययन किया है। अब हम लोगों के क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, लगभग हम लोगों के 30 क्वेश्चन इसमें हैं, हम लोग इन्हें सोल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है गढ़वाली का प्रथम कविता संग्रह गढ़ राज्य को गो किसने लिखा। आपका चंद्रमोहन रतोड़ी, मोहन
उत्प्रेती, कुमार प्रसून या हेमवती नंद बहुगुणा? किसने लिखा था? आपका कुंवर प्रसून ने आपका लिखा था क्या? गणराज्य को गो। नेक्स्ट है आपका कुमाऊनी लोक नाट्य रामलीला को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? आपका जो कुमाऊनी लोक नाट्य रामलीला था उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसने पहुंचाया? मोहन उत्प्रेती, गौरी दत्त पांडे, शारदा शर्मा या शेर सिंह बिष्ट? तो किसने पहुंचाया? आप किसने पहुंचाया? मोहन उत्प्रेती। गढ़वाली लोक काव्य स्वर्गीय नरेंद्र सिंह नेगी किस विधा में प्रसिद्ध थे? वो मतलब क्या लिखते थे? नाटक, कविता, गीत संगीत या आपका कहानी? क्या लिखते थे? वो आपका गीत संगीत लिखते थे। ठीक है ना। कुमाऊनी रामायण किस शैली में लिखी गई है? आपकी जो कुमाऊनी रामायण है वह आपकी किस शैली में लिखी गई है? गद्य में, पद में, नाटक में या कहानी में? जो आपकी कुमाऊनी रामायण है वो आपकी पद में लिखी गई है। पद और गद्य में क्या अंतर है? पद वो होता है जो आप गाकर बोलते हो, पद होता है जो लिखा जाता है, जिसमें कहानी वगैरह हम लोग लिखते हैं। गढ़वाली नाटक नोटियाल के लेखक कौन है? आपका जो गढ़वाली नाटक है नोटियाल उसके लेखक कौन है? मंगला प्रसाद बहुगुणा, शारदा अनपढ़, गिरसी तिवारी गिरदा या सलेश मिटियानी? तो कौन है इसके नोटियाल के लेखक? आपके बच्चा नोटियाल के लेखक हुए गिरीश तिवारी गिरदा। कुमाऊनी कविता संग्रह सीपुली रेवार के रचनाकार कौन है? आपके जो कुमाऊनी कविता संग्रह नाम है उसका सीपुली रेवार। क्या नाम है? सीपुली रेवार। इसके रचनाकार कौन है? मोहन उत्प्रेती, शेर सिंह बिष्ट, पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी या गौरीदत्त पांडे? तो कौन है इसके? आपका आंसर हो गया गौरीदत्त पांडे। जो कविता संग्रह है सिपुली रेवरा वो आपका गौरीदत्त पांडे ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है गढ़वाली साहित्य का प्रथम उपन्यास पाठी किसने लिखा? आपका जो गढ़वाली साहित्य उसका जो प्रथम उपन्यास था, उपन्यास का क्या नाम था? पाठी। आपका क्वेश्चन बाय द वे आ जाता है कि गढ़वाली साहित्य का प्रथम उपन्यास क्या था? तो क्या था? पाठी था। ये प्रथम उपन्यास था। और किसने लिखा था? चंद्रमोहन रतोड़ी ने लिखा था, कुंवर प्रसून ने लिखा था, शारदा शर्मा ने लिखा था या हेमवती नंदन बहुगुणा ने लिखा था? आप लोग आंसर देंगे किसने लिखा था? चंद्रमोहन रतोड़ी ने आपका ये लिखा था। नेक्स्ट आता है आपका नाटी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? आपका जो नाटी नृत्य है वह आपका किस क्षेत्र का है? गढ़वाल का है, कुमाऊं का है, दोनों का है या केवल जौनसार बाबर का है? तो बेटा ये आपका गढ़वाल का लोक नृत्य है नाटी। कुमाऊनी गीत बेटू पाको बारमाशा ये गीत है को लोकप्रियता किसने दिलाई? आपका जो ये गीत है इसको लोकप्रियता किसने दिलाई? शारदा शर्मा, मोहन उत्प्रेती, नरेंद्र सिंह नेगी या गिरीश तिवारी गिरदा? किसने दिलाई? कौन सा गीत? बेटू पाको बारमाशा। इसे जो आपकी लोकप्रियता दिलाई थी ये मोहन उत्प्रेती ने दिलाई थी। किसने? मोहन उत्प्रेती ने दिलाई थी। नेक्स्ट है गढ़वाली साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है आपका कौन सा? माटी। किसने लिखा है? नरेंद्र सिंह नेगी ने, गिरदा ने, शारदा अनपढ़ ने या मोहन उत्प्रेती ने? किसने आपका ये लिखा है? जो आपका गढ़वाली नाटक है ये आपका किसने लिखा है? फिर आपका आया आखर आखर भूलेगा, आखर आखर भूलेगा किस गढ़वाली कवि की रचना है? मोहन उत्प्रेती की है, कुंवर प्रसून की है, कबीर तिवारी गिरदा की है, चंद्रमोहन रतोड़ी की है? किसकी है? कौन सी? आखर आखर भूली गो गिरीश तिवारी गिरदा की है। किसके बच्चा? गिरीश तिवारी गिरदा की है। ये सामाजिक चेतना को स्वर दिया गया है, सामाजिक की जो चेतना है उसको अपना स्वर दिया गया है।
कुमाऊनी लोक कथा नंदा देवी राज जात किससे संबंधित है? आपकी जो कुमाऊनी लोक कथा है नंदा देवी राज जात, ये आपकी किससे संबंधित है? ये खेती से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, धार्मिक यात्रा से संबंधित है, ये युद्ध है? तो ये आपका धार्मिक यात्रा है। जब नंदा देवी राज जात की बात आती है, ये आपकी जो कथा है लोक कथा है, ये धार्मिक यात्रा के बारे में कथा है। नेक्स्ट है आपका गढ़वाली कहानी संग्रह पाणी भरणु के लेखक कौन है? आपकी जो ये कहानी है पाणी भरणु, इसके लेखक कौन है? कुंवर प्रसून है, चंद्रमोहन रतोड़ी है, शारदा अनपढ़ है, गिरदा है? कौन है? आप लोग आंसर देंगे। कौन है? चंद्रमोहन रतोड़ी हैं। कुमाऊनी भाषा के पहले प्रमुख उपन्यासकार कौन थे? आप लोग बताएंगे मुझे कौन थे? शैलेश मटियानी थे, मोहन उप्रेती थे, शारदा शर्मा थे, हरिकृष्ण रतोड़ी थे? कौन थे? शैलेश मटियानी थे, ये आपके पहले उपन्यासकार थे कुमाऊनी भाषा के। ठीक है ना। फिर है बिजोरी किस प्रकार की रचना? आपकी जो बिजोरी है ये किस प्रकार की रचना है? कविता संग्रह है, नाटक है, कहानी संग्रह है या लोकगीत है? क्या चीज़ आपका? बिजोरी। बिजोरी आपका एक लोकगीत है। ठीक है ना। बिजोरी क्या है? आपका एक लोकगीत है। कुमाऊनी भाषा में आपका वही क्वेश्चन रिटर्न हुआ है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये क्या था? खड़ी बोली किस क्षेत्र की प्रमुख बोली है? आपकी जो खड़ी बोली है ये किस क्षेत्र की आपकी प्रमुख बोली है? ये सब मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो कहाँ का है ये आपका? मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भाषा का मूल तत्व क्या है? लिपि, ध्वनि, व्याकरण या साहित्य? क्या है? भाषा का मूल तत्व पूछा है, कहाँ से भाषा आई? तो जब हमने कुछ बोला, ध्वनि लिखी बोली, तभी तो व्याकरण हुआ, तभी तो हमने साहित्य की, तभी तो लिपि आई उसकी, तभी तो हमने लिखना शुरू करा। तो क्या हो गया? मूल तत्व इसका ध्वनि हो गया। बोली का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोली जो होती है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? लिखित भाषा, उच्चारित भाषा, या आपका चित्र भाषा या व्याकरण भाषा? बोली हमारी जो बोली है मतलब ये उच्चारित भाषा है, जो हम उच्चारण करते हैं उसे तो हम बोली बोलते हैं। भारत में पहली राजभाषा समिति कब गठित हुई थी? पहला क्लास जब पढ़ाई है जिसमें संविधान के बारे में, हिंदी के संविधान में जो हिंदी का विकास हुआ, कैसे क्या हुआ, उसमें पढ़ाया है मैंने आपको। ये कब हुआ था? 1955 में। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। भाग 17, भाग 15, भाग 14 या भाग 16? तो इसका आंसर क्या है आपका? भाग 17। केंद्रीय सरकार में कामकाजी की भाषा क्या है? केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, या केवल संस्कृत? क्या है? कुछ समय तक अंग्रेजी थी, फिर हिंदी को भी मान्यता मिली, लेकिन फिर कहा गया कि अंग्रेजी को भी रखा जाए, इसलिए फिर दोनों को मान्यता हमारे मिल गई, हमारी कामकाज की दोनों भाषाएं। संविधान में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया जाता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा रखा है। अनुच्छेद 344, 348, 351 या 360 पूछा गया। भारत हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसमें उसे उसका प्रचार किया गया, उसे बढ़ाया गया? अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं? दो शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर, स्वर को स्वर से मिलाकर या ध्वनि को ध्वनि से मिलाकर? क्या होगा? दो व्यंजनों को मिलाकर। जैसे 6 है आपका, ये संयुक्ताक्षर है, ये भी संयुक्ताक्षर है। देवनागरी लिपि का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? जो आपकी देवनागरी लिपि है उसका विकास मुख्यतः किस काल में हुआ था? वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल या मुगल काल? किस में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। फिर देवनागरी लिपि में कितने प्रकार के स्वर चिन्ह हैं? उसमें पूछा स्वर चिन्ह कितने प्रकार के हैं?
ठीक है, इसमें देखो कन्फ्यूजन है, कल की क्लास में भी यही था और आज की में भी यही है। हमारा हिंदी भाषा में पूछा जाता है तो हम 12 बोलते हैं, वैसे 13 बोलते हैं, और अगर ना हो तो फिर 11 पे निशान लगाते हैं, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? लंबे उच्चारण वाले, छोटे उच्चारण वाले। स्वस्थ स्वर या उच्च स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व, लघु है, ठीक है ना, छोटे उच्चारण वाले, क्योंकि दीर्घ किसे कहते हैं? लंबे उच्चारण वाले। और प्लूत जो देर तक चलता है। किस भाषा को हिंदी का प्रथम व्याकरणकर्ता माना जाता है? किस भाषा को हिंदी का प्रथम व्याकरणकर्ता माना जाता है? आचार्य भरत, पाणिनि, अमर सिंह या कालिदास? किसे? आचार्य पाणिनि। व्याकरण तो इन्होंने ही दिया था ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो किस बोली को हिंदी साहित्य का मधुर स्वरूप कहा जाता है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या हरियाणवी? किसे कहा जाता है? हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो है ब्रज भाषा में ही है ना, मधुर स्वरूप। ये बहुत अच्छी मीठी सी बोली होती है। नेक्स्ट है आपका, मैथिली किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा परिवार से, चीन तिब्बत भाषा परिवार से, भरोपीय भाषा परिवार से, आस्टिक भाषा परिवार से? किससे है? भरोपीय भाषा परिवार से है। किससे है? भरोपीय। ये हमारी आज की थ्योरी क्लास थी। कल हम इसी के और एमसीक्यू करेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमें कितना समझ में आया। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग डेली क्लास में ज़रूर आएँ, अपनी क्लास ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको पूरा वीडियो का हिंदी सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। एक दिन थ्योरी कराती हूँ, एक दिन प्रैक्टिस कराती हूँ। पूरा कराने के बाद फिर मैं सारे सिलेबस में से आपकी प्रैक्टिस सेट तैयार करूँगी और फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगी। तो आप लोग डेली क्लास से जुड़ें। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, शिक्षा सेतु होम साइंस हिंदी, जिसमें मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगी। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगी। थैंक यू।